नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और जी हां, यूपी में 22 में बाइसिकल इस नारे के साथ अखिलेश यादव ने मिशन 2022 के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में सियासी चौसर पर बिसात बचना शुरू हो गई है। तमाम सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा ने मिशन 22 की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है, तो वहीं अब सपा, बसपा और कांग्रेस की भी अपनी अपनी तैयारी है। भाजपा के बाद तैयारी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की है। चुनावी तैयारी के लिए सपा ने टैगलाइन दी है, जाति धर्म का मिटे कलेश, यूपी मांगे फिर अखिलेश। लेकिन अब खुद अखिलेश यादव ही गैर यादव पिछड़ी जातियों में जनाधार बढ़ाने की कोशिश करने लगे हैं। जी हां, अगले साल के मिशन 2022 के लिए समाजवादी पार्टी एक बार फिर अपने जातिगत समीकरणों को दुरुस्त करने में जुट गई है। अखिलेश यादव का मुख्य फोकस गैर यादव जातियों को अपने पक्ष में लामबंद करने का है, जिनका बड़ा हिस्सा पिछले कुछ समय से छिटक कर भाजपा में जा चुका है। दूसरे दलों के तमाम पिछड़े वर्ग के असंतुष्ट नेताओं को शामिल कराने की मुहिम अब तेज हो गई है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि यूपी में 10% ब्राह्मणों को साधने की कोशिश अब भाजपा की ओर से जितिन प्रसाद करेंगे। आपको बता दें, हाल ही में कुर्मी नेता सपा में शामिल हुआ है, तो वहीं अब सपा की निगाह बसपा से निकाले गए लालजी वर्मा पर है, जिन्होंने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि पिछड़ा वोट बैंक के लिए भाजपा व सपा के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन बसपा व कांग्रेस और अन्य छोटे दल अलग अलग क्षेत्रों में इन जातियों में थोड़ा बहुत असर रखते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव पिछड़े, दलित और मुस्लिम नेताओं का हाथ थाम अपना सपना साकार कर पाएंगे? क्या सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन की राह अपनाएगी? क्या सपा अपने साथ छोटे दलों को लेकर भाजपा की टेंशन बढ़ाएगी? जी हाँ, जाति धर्म का मिटे कलेश, यूपी मांगे फिर अखिलेश, इस नारे के साथ मिशन 2022 की तैयारी अखिलेश यादव ने तेज कर दी है और इसी के साथ तमाम उन मुद्दों पर फोकस किया है। बात करें रोजगार की, बात करें किसान के मुद्दों की, तमाम भ्रष्टाचार की, इन मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव अब मैदान में उतर गए हैं और कह दिया है कि 22 में बाइसिकल का आना तय है। अब बात करें तो अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि झूठ बोलकर भारतीय जनता पार्टी 324 सीटें ला सकती है, तो अखिलेश यादव सच बोलकर छोटे दलों को साध कर 2022 में अपनी सरकार बनाएंगे। आपको बता दें, सपा की तैयारी भी तेज हो गई है, जहां बीजेपी ने अपना मिशन 2022 शुरू कर दिया है। उसी के साथ सपा ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। और इसी के साथ आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे, लेकिन आपको बता दें, सपा और बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है और सपा ने भी एक टैगलाइन दी है, जिसके साथ उन्होंने कहा है कि जाति धर्म का मिटे कलेश, यूपी मांगे फिर अखिलेश। तो 2022 में बाइसिकल, इसी नारे के साथ सपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन बीजेपी और सपा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं बसपा और कांग्रेस भी 2022 की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में आज की चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ दिनेश दुबे बीजेपी से पक्ष रखेंगे, सपा से पक्ष रखेंगे। हमारे साथ मनोज यादव दी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीडी नकवी जी, और सचिन रावत हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मनोज यादव जी की ओर रुख करूंगी मैं। मनोज जी, 2022 की तैयारियां तेज हो गई है यूपी में। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक नारा दिया है, जाति धर्म का मिटे कलेश और यूपी मांगे फिर अखिलेश। इस नारे के साथ सपा की तैयारी शुरू हो गई है। कितनी तैयारियां सपा की है 2022 को लेकर? क्योंकि दोनों ही दल की यदि हम बात करें, बीजेपी की बात करें, तो जाति को साधने की कोशिश वो भी कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव भी छोटे दलों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जाति, धर्म, पंथ, मजहब, इनसे ऊपर जाके राजनीति करने में विश्वास रखती है। लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, इसके बाद एक षड्यंत्र के तहत उत्तर प्रदेश में दंगे कराए गए, धार्मिक दंगे कराए गए, और दंगे कराने वाली पार्टी जो है वो आज सत्ता में बैठी हुई है। समाजवादी पार्टी
उस वक्त इन सारी बातों पे निश्चित तौर पे हम डेवलपमेंट पे फोकस थे, तो इन सारी बातों को हमने दरकिनार किया। और एक सबसे बड़ी बात हमारी सब पार्टी ने ये करी कि हमने जाति धर्म सबको एक किनारे करके सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ने का पूरा प्रोग्राम सेट किया था। लेकिन जो गुजरात मॉडल लेके आए थे इस देश में और उत्तर प्रदेश में गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे, उन्होंने पूरी तरीके से जाति, धर्म, मजहब, पंथ और पता नहीं किन किन रीति रिवाजों और आडंबर पाखंडों को लेके उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव लड़ा और हम हार गए चुनाव। लेकिन एक बात तो जरूर सिखा दी कि डेवलपमेंट पे चुनाव नहीं हो सकते हैं। डेवलपमेंट सरकारें कर सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर चुनाव लड़ना है तो आपको वही स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी जिसमें तमाम सारी वो चीजें आए। हम कभी भी अपने डेवलपमेंट के मुद्दे को वास्तव में छोड़ेंगे नहीं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव रणनीति के तहत जो कुछ भी बन पड़ेगा वो सारे काम करेंगे। आप आए दिन खबरों में देख रही हैं, आरएसएस और बीजेपी लगातार ये कह रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे चुनाव नहीं होगा, अब तो होगा हिंदुत्व के एजेंडे पे होगा, राष्ट्रवाद के एजेंडे पे होगा। तो आप सोच सकते हो कि देश को ये लोग कहां लेके जा रहे हैं, राजनीति को किस धारा की तरफ मोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर भी अनुरोध करूंगा, हम उस बात से अडिग हैं, बिल्कुल हिलेंगे नहीं कि हम डेवलपमेंट करना छोड़ दें, लेकिन एक बात के लिए तो जरूर हम कहेंगे कि चुनाव दंगल में और चुनाव के इस अखाड़े में आपको हराने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बात बीजेपी के लोग जरूर याद रखें। लेकिन मनोज जी, सेवा ही संगठन नारा दिया है बीजेपी ने। वहीं बात करें जातीय समीकरण की तो जितिन प्रसाद के माध्यम से अब ब्राह्मणों को साधने की भी कोशिश करेगी बीजेपी। वहीं घर घर तक पार्टी भी पहुंचेगी, संगठन भी पहुंचेगा, तो ऐसे में बड़ी चुनौती है सपा के लिए। देखिए, बीजेपी ने सेवा का मतलब और संगठन का मतलब सब पूरी तरीके से जनता को बता दिया विगत 5 वर्षों में। आपको याद दिलाता मैं चलूं, क्या हुआ, सेवा किसकी की? अडानी की, अंबानी की, मोदी जी ने की, योगी जी ने किसकी की? योगी जी ने तो किसी की सेवा ही नहीं की, ना वो अपनी हिंदू वाहिनी की सेवा कर पाए, ना अपने किसी कार्यकर्ता की सेवा कर पाए। अगर ऐसा होता तो किसी भी उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी 200 विधायक या मैं कहता हूँ बड़ा तबका कभी अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पे विधानसभा में नहीं बैठा। इन सारी बातों को मैं झूठ कैसे मान लूं कि अगर झूठी हो तो फिर मीडिया आर्काइव में झूठ बातें आ रही हैं। लेकिन ना कार्यकर्ता खुश, ना नेता खुश, ना मंत्री खुश, ना सांसद खुश, ना विधायक खुश और ना ही नेतृत्व खुश। फिर भी उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा है, रामराज जैसा है। तो ऐसी चीजें, तो इन सारी चीजों से बचते हुए और इन सारी चीजों से बिल्कुल इतर समाजवादियों ने अपनी सरकार चलाई है। और 22 में उत्तर प्रदेश में कलेश शब्द हुआ, जो नारे में आपने बात कही, कलेश हुआ, रियल में कलेश हुआ। हमारी सरकार जब थी तब भी उत्तर प्रदेश में कलेश किया बीजेपी की सरकार ने, और मौजूदा 5 साल में तो हर हाल में कलेश हुआ। मनोज जी, जाति धर्म का कलेश तो कभी मिटा ही नहीं है यूपी में। अखिलेश यादव की सरकार थी तब भी जाति धर्म चलता है, अभी भी चल रहा है। ये कलेश तो कभी मिटेगा ही नहीं। देखिए, हम पे आरोप लगते हैं और हम आरोपों का जवाब देते हैं, झूठ बोलने पे बिल्कुल नहीं जाते हैं। चलिए दिनेश, सामाजिक न्याय की पार्टी है। चलिए अब देखते हैं 2022 में तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। दिनेश दुबे जी हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, अखिलेश यादव ने अपनी 2022 के लिए चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी है, लेकिन इसी बीच आरोप बीजेपी पर लगा है, छवि खराब करने की कोशिश की। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हुई है, फर्जी एनकाउंटर की भरमार है, अखिलेश यादव ने कहा है। वहीं बात करें तो पुलिस के दम पर सरकार चलाना चाहती है बीजेपी, ये तमाम तरह के आरोप लगे हैं। और सेवा ही संगठन का नारा जो बीजेपी ने दिया है उसको भी इन्होंने कहा है कि सेवा किसकी की? अंबानी अडानी की। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, पिछला कोरोना का समय था, उस कोरोना के समय में भारतीय जनता पार्टी ने गरीब से गरीब व्यक्ति को अस्पताल में इलाज कराया, उसको पैसा दिया, उसके परिवार को समृद्धि शक्ति के लिए उसको पार्टी द्वारा मदद की गई। और जो एक कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे कम अपराध जो कांग्रेस की जहां सरकारें हैं, जहां पे पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं और भी जहां लोग इनकी पार्टियों की सरकार है, तो 55% यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश सबसे सेफ, सुरक्षित है, अपराध मुक्त है, सबसे कम यहाँ अपराध है।
कानून व्यवस्था यहाँ ठीक है और ये मनोज जी किस आधार पर बोल रहे हैं फिर? कानून व्यवस्था की बात करें, धर्म जाति के क्लेश की बात कर रहे हैं। 55% और जगह 65% है, 55% उत्तर प्रदेश में है। हमारी जहाँ जहाँ सरकार है हर जगह कानून व्यवस्था ठीक है, जहाँ दूसरे दल की सरकार है वहाँ कानून व्यवस्था खराब है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक, और देश में सबसे अव्वल उत्तर प्रदेश है इस समय, जहाँ पे अपराध कम है, कानून व्यवस्था 1.8 है। 1.8 मतलब यहाँ पे अगर महिला कोई सुरक्षित है तो यहाँ पे 1.8 के कारण में, और जगह 2.2 है। इसलिए यहाँ पे अपराध कम है, महिलाओं के साथ न बलात्कार हो रहा है, न महिलाओं के साथ बलात्कार की संख्या कम है, महिला यहाँ सुरक्षित है। अगर आप तर्क के आधार पर देखना चाहती हैं तो वहाँ यहाँ पे हम 1.8 है, पूरे देश में 2.2 है। दिनेश जी, आपको क्या लगता है 22 में बाइसिकल का नारा दिया है अखिलेश यादव ने, रोजगार की बात करें, किसानों के मुद्दे को लेकर, तमाम उन मुद्दों पर फोकस लेकर चल रही है अखिलेश यादव, तो क्या लगता है 22 में बाइसिकल आएगी यूपी में? क्योंकि तैयारियां तेज हो गई है, छोटे दलों को साधने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश जी। 22 में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया 300 पार और कमल ही खिलेगा, पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, योगी सरकार बनेगी। और जो बाइसिकल जो कह रहे हैं कि मेरी बाइसिकल यहाँ चलेगी, बाइसिकल का जो नारा दिया है, साइकिल का कोई अता पता नहीं होगा। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए सचिन जुड़े हुए हैं। सचिन जी, आपसे जानना चाहूंगी यूपी की स्थिति क्या है, क्योंकि यूपी में अगर कांग्रेस की स्थिति देखिए यूपी में, तो गठबंधन करेगी या फिर अकेले चलेगी? गीता जी, कांग्रेस पार्टी इस समय लगातार जो है जनहित के मुद्दों को लेकर के उठाती हुई आ रही है, और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग हर मुद्दे पर सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, इससे पहले आपने देखा होगा कि सोनभद्र का मामला हो, हाथरस की घटना हो, कानपुर की घटना हो या मेरठ की घटना हो, उन्होंने सड़कों पे संघर्ष किया और अपनी आवाज को बुलंद किया। और अभी दिनेश दुबे जी जो आंकड़े पेश कर रहे थे, मैं समझता हूं कि महिलाओं के मुद्दे में लगातार उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्टेट बना। हत्या, लूट, अपराध, जिस तरह एनसीआरबी का भी आंकड़ा आया था उसमें, लेकिन बंगाल और असम जैसे बड़े राज्यों में सफाया हो गया सचिन जी कांग्रेस का। देखिए, दुबे साहब को मिर्ची तो लगेगी, क्योंकि दुबे साहब वही है जो इनको ये अकल नहीं है, इनको ये पता नहीं है कि आज की डेट में महिला अपराध उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा थे, जबकि योगी आदित्यनाथ जी सदन में कहते हैं कि 0 टॉलरेंस की बात, और उनके नाक के नीचे लगातार संरक्षित अपराध होते जा रहे हैं। सचिन जी, ये तो कह रहे हैं कि जहां आपकी सरकार है वहां ज्यादा अपराध है। पंजाब की यदि बात करें हम तो नहीं, पंजाब की जहां तक बात है, पंजाब की बात तो बाद में होगी। पंजाब है, छत्तीसगढ़ है। मैं कहना चाहूंगा, देखिए हमसे सवाल क्यों, आज तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनसे सवाल होना चाहिए कि लगातार अपराध बढ़ते हुए जा रहे थे। आज दिनेश दुबे जी झूठ बोल रहे हैं, कल योगी आदित्यनाथ झूठ बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा सच्चाई के साथ रहती है। सचिन जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कांग्रेस अब क्या करेगी, गठबंधन करेगी, क्योंकि सपा के साथ गठबंधन हुआ था तो कांग्रेस हार गई, बसपा ने गठबंधन से मना कर दिया है। ऐसे में क्या अकेले चलेगी कांग्रेस? और अगर अकेले चलती है तो आप स्थिति देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की देखिए, असम की देख रही। देखिए, हमारा गठबंधन जनता के साथ हो गया है, और जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार उठा रही हैं। प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि हम लोग 403 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा हर कैडर, हमारा हर बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक पूरी तैयारी कर चुका है। हम लोगों ने आने वाले 1-2 महीने के अंदर सभी विधानसभा सीटों को तैयारियां तो असम में भी की थी सचिन जी, लोग मजबूती के साथ बहुत प्रचार किया था असम में। देखिए बगीचा जी, जहां तक देखिए असम की बात जहां तक है, वहां पे हिंदू मुस्लिम करा करके सिर्फ और सिर्फ वोट पोलराइज किया गया और लगातार सीए को भ्रामक बनाया गया, और वहां पे ये लोग सरकार में तो आ गए, लेकिन अभी भी लगातार इनके विधायक वहां पे सीए के मामले में चुप क्यों हैं? आज की डेट में जब इनके विधायकों से बात होती है तो वहां सीए के मामले में चुप है। अगर इनको ध्रुवीकरण
लगातार आपने देखा होगा ध्रुवीकरण की कोशिश उत्तर प्रदेश में भी की जा रही थी। प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पे होते हैं और चुनाव के समय आकर के कोई भी डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, वो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं अपने विकास को गिनाते हैं? क्योंकि 4 साल में सिर्फ और ढकोलेबाजी की है और काला चश्मा पहन करके पूरे उत्तर प्रदेश को अपने जो जुमले थे, अपने जो झूठ थे, उससे अपनी जो उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा। आपने जिस तरह देखा कि लाखों लाख लोग मरे कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से। ये सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की और ये जो पराकाष्ठा जो पार हो गई है उसी का नतीजा है। दिनेश दुबे जी, जनता देख रही है, आप लोगों को चिल्लाने कुछ नहीं होगा, जनता हमेशा फैसला करती है और जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है कि उन्होंने किस तरह के। चलिए हमारे साथ बीडी नकवी जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, तो उनसे कमेंट लेते हैं। बीडी नकवी जी, आपसे सवाल ले रही हूँ, आप कैसे देखते हैं यूपी में, यूपी की जो स्थिति अभी चल रही है, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, ऐसे में आप क्या देखते हैं आखिर 2022 में किसकी एंट्री होगी? कि यूपी की लड़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि फाइनल का सेमीफाइनल है 2024 के लिए। अगर मैं कहूँगी सेमीफाइनल होने जा रहा है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि यूपी के अंदर 80 MP सीटें हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हम पार्लियामेंट के अंदर, यूपी जो करता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है। ये आज ये एक सच्चाई है कि बीजेपी के पास 300 से ज्यादा सीटें हैं, 320 सीटें हैं, तो 3-4 विधायक की डेथ हो गई है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो घटा है 5-6 महीने में, बंगाल की इलेक्शन की हार, बीजेपी की किसान आंदोलन, और तीसरा ये जो कोरोना का इफेक्ट है, कोरोना ने पब्लिक को कैसे लिया, इसकी ये सारी घटनाएं हैं जो यूपी के इलेक्शन को प्रभावित करेंगी और अफेक्ट करेंगी। अब ये सवाल ही पैदा होता है कि सब जाहिर है कि जो हाई कास्ट और बैकवर्ड्स, शेड्यूल कास्ट, जो 3-4 धुरी हैं हमारी सोसाइटी में, 3-4 धुरी हैं। एक धुरी है हाई कास्ट का, दूसरा है बैकवर्ड्स का, फिर जो है वो दलित का एक आउटफिट है, अम्बेडकराइट्स है, फिर आप आ जाइए मिनॉरिटीज हैं। तो ये इसमें जो लोग कंसोलिडेट कर ले जाएगा अपने वोट बैंक को, वो जीतेगा। जो अलग अलग समूह है इस वक्त, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जो नॉन यादव बैकवर्ड्स है और नॉन जाटव दलित है, ये वोटर तय करेंगे कि कौन सी पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो समूह है जो न किसी फिलॉसफी के साथ है, जो ना किसी हिंदुत्व के साथ है, ना कोई सेकुलरिज्म के साथ है, वो अपनी कास्ट के लीडर के साथ है, जो यहाँ तक मैं समझता हूँ। अम्बेडकराइट्स है, वो अपने अम्बेडकर के थॉट के साथ है, वो बीएसपी के साथ है, वो कहीं कहीं थोड़ा बहुत कांग्रेस के साथ है। तो मैं आज के जमाने में जो होने जा रहा है उसमें ये बिल्कुल बात सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी एक अपोजिशन के तौर पर उभर रही है, और जिस अंदाज से वो लोग अपना कर रहे हैं ऑर्गेनाइज, बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करा बैकवर्ड्स को और शेड्यूल कास्ट को, उन्होंने जीते, 300 से ऊपर सीटें जीती, सब लोगों को चकित कर दिया, ताजुब में डाल दिया। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं वो धरातल पे हैं। वो जो इलेक्शन बीजेपी सरकार बनाई थी वो ख्वाबों पे बनाई थी, ड्रीम से बनाई थी, वो उम्मीदों पे बनाई थी। लेकिन अब जो है, जो कुछ किया है 3-4-5 साल में, 4 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने पब्लिक में, उसका रिजल्ट आएगा। और पंचायत के इलेक्शन में इंडिकेशन अच्छे नहीं आए। मेरा ये मानना है कि किसान सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, ना कास्ट रहेगी, ना कम रिलीजन रहेगा, बल्कि किसान वर्सेस कॉर्पोरेट थॉट जो होगा, किसान को कौन फोकस करेगा, क्योंकि किसान एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी बैरियर को नहीं मानता, वो रिलीजन को नहीं मानता, वो कास्ट को नहीं मानता, वो किसी समूह को नहीं मानता। किसानों का जो सपोर्ट लेगा, किसानों को सेटिस्फाई करेगा, किसानों में जो अपनी बात जगाएगा, वो सरकार बनाएगा। वो कोई भी एक बड़ी पार्टी, एक छोटी पार्टी, एक और ये ग्रुप रहेंगे। तो बहुत दिलचस्प होने जा रही है यूपी की लड़ाई मेरी नजर में। बहुत मैं ईमानदारी से कहूंगा इस बात को, कोई किसी का पक्ष नहीं। बाल बीजेपी का टेस्ट है, योगी का टेस्ट है, मोदी का टेस्ट है। 5 राज्यों में चुनाव, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर किया जा रहा है, क्योंकि यूपी में टक्कर की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी ने पंचायत चुनाव जीता है, उसके बाद से फिर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मनोज जी, आपके पास आऊंगे, आप कुछ कह रहे थे? कह रहा था कि हमारे बीजेपी के नेता ने बड़ी बात कह दी कि उत्तर प्रदेश में अब रेप नहीं होते, अब महिलाओं पे अत्याचार नहीं होता। दिनेश दुबे जी इन्हीं की जात की खुशी दुबे हैं, सिर्फ अंदाज से जानते पहचानते भी होंगे।
तमाम सारे राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी के अलावा और विपक्ष के लोगों ने भी उनकी रिहाई की मांग की है। उस अबला नारी के साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने, मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ, ताल ठोक के कह रहा हूँ, इनकी हैसियत हो तो मुझ पर FIR करा दे और इनकी हैसियत हो मुझे जेल भेज दें। उस महिला के साथ जितना अत्याचार एसटीएफ ने किया है, आप बगीचा जी एक महिला होके अगर आपसे मैं बता दूं हकीकत, तो आप रातों रात आपको नींद नहीं आएगी। उस महिला के साथ जो अत्याचार हुआ और किसने किया है? एसटीएफ मतलब योगी आदित्यनाथ के इशारे से, और वो इसलिए किया गया कि वो एक महिला थी, ब्राह्मण थी, उसके पास कई राज थे। योगी ने अपनी हेकड़ी में उस महिला के साथ जो भी घटनाएं की है वो किसी को छुपी नहीं, सिल के उसको जहर दिया जा रहा है। ये तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, इस तरह के हजारों उदाहरण उत्तर प्रदेश में है। और मैं अनुरोध करूंगा, तो ये जो घटनाएं हुई ये 4 साल से ही हो रही है मनोज जी, इसके पहले कुछ नहीं हुआ? उसके पहले यूपी में कुछ नहीं था? उसके पहले कोई घटनाएं नहीं हुई है यूपी में? मैंने इस बात का अपनी डिबेट में बिल्कुल जिक्र नहीं किया कि उत्तर प्रदेश में कभी रेप नहीं हुए या रेप नहीं होते थे हमारी सरकार में। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि यूपी में अभी आंकड़े बढ़े? जो बढ़े हैं वो इनके आंकड़े हैं, वो खुद बताएं सरकार में आंकड़े कहाँ पहुंच गए। आप दूसरे स्टेट से तुलना करते हो, अरे आप किस चीज में आपने अब तक क्या बढ़ाया है बताइए ना। अभी तो आई है ना रिपोर्ट विकास दर की उत्तर प्रदेश दिनेश जी जवाब दीजिए। नहीं है। और मैं महत्वपूर्ण बात बगीचा जी अभी नहीं कह पाया हूँ, मैं चाहूंगा कि मुझे 1 मिनट का समय बिल्कुल कहिए, फिर दिनेश जी से जवाब लेती हूँ मैं। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में 2017 का जो चुनाव हुआ था वो तमाम सारे झूठ और प्रपंच पे हुआ था। तमाम सारे लोगों को लोभ दिया गया था, मौर्य जी को बताया गया था, निषाद नेताओं को, राजभर को, सबको ये बताया गया था, स्वतंत्र देव को ये बताया गया था कि आप मुख्यमंत्री होंगे। उधर इनके तमाम सारे नेता सिद्धार्थनाथ सिंह जैसे जो कायस्थ वर्ग के आते हैं उनको भी ये बताया गया था कि आप मुख्यमंत्री होंगे। तो उत्तर प्रदेश में पूरा कंपोजिशन हुआ था, लोग एकत्रित हुए थे, सबसे झूठ बोला गया था। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है उस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जाति के आधार पे उत्तर प्रदेश में वोट पड़ता है। ये मैं एक राजनीतिक दल होने के नाते इस बात को कह रहा हूं। हमने इसको मिटाने का प्रयास किया था 2017 में डेवलपमेंट करके, लेकिन हम उसमें विफल रहे। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने ही उस पैटर्न पे लड़ाई लड़ी जिसको जात, धर्म, मजहब, पंथ, तमाम सारे उन चीजों को, तो वो अब जवाब मांग रहे हैं। मौर्य समाज जवाब मांग रहा है, श्रीवास्तव समाज जवाब मांग रहा है, ब्राह्मण समाज जवाब मांग रहा है। मैं आपको बताऊं कि बनारस में हमारा एमएलसी शिक्षक स्नातक के एमएलसी में हमारा व्यक्ति जीता, सिन्हा समाज काय समाज से आता है, बीजेपी वहां बुरी तरीके से हार गई। आप सोचिए ना कि जनता के मन में क्या है। पंचायत चुनाव का जिक्र मैं बार बार इसलिए नहीं करना चाहूंगा, हमारे बीडी नकवी जी ने बता दिया और बहुत सारी बातें नकवी जी ने कह दी। उन सब बातों से इतर मैं यही कहूंगा कि अब उत्तर प्रदेश की जनता हिसाब करेगी और बीडी नकवी जी की अगर बात मान, चलिए मनोज जी जवाब ले लेते हैं दिनेश जी से। दिनेश जी क्या कुछ कहेंगे आप? मनोज जी ने तमाम आरोप लगाए हैं और इसी के साथ कह दिया है कि अब जातियों को आधार है, ये केवल काल्पनिक बातें कर रहे हैं, इनके पास कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारत की, देश की सबसे बड़ी पार्टी है और लेकिन दिनेश जी किसानों को परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। किसानों के पास कोई तर्क नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। किसान के हित में 3 कानून बने हैं और कानून हमेशा उसी तरह से रहेंगे जैसे हैं। कानून में कोई भी संशोधन हो सकता है, लेकिन किसानों के हक पे सरकार उनके हक पे नहीं चलने वाली है। कानून जो बनता है वो कानून होता है, कानून के आधार पे किसानों की तरक्की होगी और आमदनी भी दुगना होगी, किसानों की आमदनी भी दुगना होगी। और देखते रहेंगे इनको, जो ये बोल रहे हैं इनकी जमीन कहाँ है पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और चुनाव जीतती है, चुनाव जीत करके सरकार बनाती है और हमेशा चुनाव जीतती है, सरकार बनाती है। और सरकार बनाने के लिए सारे गुण अगर नहीं होंगे तो सरकार बनाने के लिए कोई वोट भारतीय जनता पार्टी कमल को नहीं देगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कमल को वोट मिलता है और विश्वास तभी मिलता है, अच्छा काम करते तभी मिलता है और हम जनता के बीच में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा करते तभी मिलता है। और किसानों के हित की बात करते, किसानों खाते पैसा दे रहे हैं और किसानों की आमदनी भी दोगुना कर रहे हैं। और लेकिन दिनेश जी एक सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी में किसानों का। ऐसे में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि 4 साल में सबसे ज्यादा किसानों को परेशान किया गया। किसी को मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक भी किसान उत्तर प्रदेश का परेशान होते ले आगे, कहीं धरना हुआ,
कोई प्रदर्शन हुआ? एक वो जो है वो राजनीति से प्रेरित है। मनोज जी, अपनी हंसी को आप शब्दों में बदल दीजिए। कहीं गोरखपुर में प्रदर्शन हुआ था, कहीं बनारस में प्रदर्शन हुआ क्या, कहीं आंदोलन प्रदर्शन हुआ क्या? दुबे साहब चश्मा उतारिए, किसानों की बात सुनिए। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आपकी सरकार को किसानों की बात सुनेंगे, किसान की सुनेंगे, बाकी के नहीं सुनेंगे, किसान की सुनेंगे, बाकी के नहीं सुनेंगे। बाकी तो किसान के नाम पे बोलने आते हैं, इनको किसान की चिंता नहीं है, किसान की सुनेंगे। दुबे जी, हमें किसान की सुनना, जो खेत में हल चलाता है, उसकी सुनना। चलिए, समय बहुत कम है। एक आखिरी कमेंट सचिन जी से लूंगी। सचिन जी, मिशन 2022 को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है यूपी में? जी, तैयारी हमारी पूरी है और हमारा गठबंधन जनता के साथ हो चुका है और हम लोग लगातार सड़कों पे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की। कोई भी ऐसा मुद्दा, लगातार कितनी घटनाएं सामने आई, हर मुद्दे पे आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने अपनी आवाज को बुलंद किया। हमने गरीब, शोषित, वंचित समाज, जितने भी आपने देखा हो, जैसे सोनभद्र की घटना हो, हाथरस में एक दलित बेटी को आपने देखा रातों रात जला दिया गया इस सरकार में, क्योंकि वो सरकार जो है वो अहंकार में चल रही है। सरकार एक विशेष जाति के तौर पे चल रही है, एक विशेष जाति लगातार हमारे उत्तर प्रदेश को बर्बाद करते हुए जा रहा है। एक बात समझनी होगी दिनेश दुबे जी, ज्यादा दिन अहंकार और सत्ता नहीं रहती है। जनता और लोकतंत्र हमारे संविधान में है और जनता हमेशा परिवर्तन के मूड में रहती है। आपका अहंकार की वजह से हमारे लाखों लोग मरे हैं और आपको इसी 6 महीने के बाद में यही जनता जवाब देगी। और आप चलिए सचिन जी, अब देखते हैं कि सेवा ही संगठन या फिर 22 में बाइसिकल या फिर कांग्रेस का जनता के साथ गठबंधन, आखिर क्या हमें देखने को मिलता है। यूपी में देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो टक्कर दिखाई दे रही है वो सपा और बीजेपी के बीच दिखाई दे रही है। अब सपा की जो तैयारी है वो बीजेपी पर कितनी भारी पड़ती है, वहीं बीजेपी की तैयारी सपा पर कितनी भारी पड़ती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल समय की कमी के चलते चारों ही मेहमानों को धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो 22 में बाइसिकल, जी हाँ, अखिलेश यादव ने मिशन 2022 को लेकर तैयारियां तेज कर दी है और नारा दिया है कि बाइसिकल 2022 में आएगी और जाति धर्म का मिटे कलेश, यूपी मांगे फिर अखिलेश। इस नारे के साथ अखिलेश यादव ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। अब देखना होगा कि मिशन 2022 को लेकर आखिर जो तैयारियां शुरू की है वो किस पर भारी पड़ती है, बीजेपी पर, सपा पर, कांग्रेस पर या फिर बसपा पर। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।